अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स बाय क्यू कैटेगरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने सेक्शन 8.6 कवर करना है। और इस सेक्शन के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अपने 10th क्लास की फ़िज़िक्स में कुछ बेसिक्स सीखी थी। अब हम इसका थोड़ा सा एडवांस्ड एनालिसिस करेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड विद वेरिएबल एक्सेलरेशन स्टडी की थी। वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में पार्टिकल की ऐसी रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन हो और ये एक्सेलरेशन पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो और मेन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो, तो ऐसा केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। होपफुली थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सपोज करें कि आपका पार्टिकल की मेन पोजीशन पॉइंट O है, जो कि रियल लाइन का ओरिजिन है, और आपका पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। लाइन की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी कि ये दो पॉइंट्स, ये आपके पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। यानी कि आपका पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पोजीशन से राइट की तरफ मूव नहीं करता, यानी कि इस पॉइंट से आगे की तरफ नहीं जा सकता, और इसी तरह से इस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर नहीं जा सकता। ठीक हो गया। सपोज़ करें कि राइट एक्सट्रीम पोजीशन ओरिजिन से C यूनिट्स अवे है, यानी कि राइट एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन कितना बनता है? C। ठीक है। और इसी तरह से जो लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? डेफिनेटली -C यूनिट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगी। ठीक हो गया। बुक के ऊपर A और -A को यूज़ किया गया यहाँ पर, लेकिन मैंने C इसलिए यूज़ किया ताकि आप लोग इन पॉइंट्स को एक्सेलरेशन के साथ कंफ्यूज ना कर दें। ठीक है। सपोज़ करें कि आपका पार्टिकल किसी भी टाइम t के ऊपर इस लाइन पर पॉइंट P के ऊपर मौजूद है और ये भी सपोज़ करें कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन क्या बनता है? x बनता है। ठीक है। t टाइम के ऊपर पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? x। तो हम इसको x ऑफ t भी लिख सकते हैं। ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हमने पढ़ा कि रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन, यानी कि x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होना चाहिए, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। तो इसी वजह से हम यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं इस माइनस के साइन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है, तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन की डायरेक्शन क्या होगी? डेफिनेटली फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, और इस केस में इनिशियल पॉइंट क्या बन रहा है? ओरिजिन। तो फिर ये वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि x को, और इसके ऊपर वेक्टर्स के भी निशान लगा लें। अब ये दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर माइनस का साइन यूज करें। होपफुली आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये वाली चीज़ें तो आपने 10th क्लास में भी सीख ली थी। अब थोड़ी सी एडवांस चीज़ें सीखते हैं। इस एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? d²x/dt², ये हमने सीखा हुआ है। और प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो क्या आ जाएगा? इक्वल आएगा, और कांस्टेंट k आ जाएगा। k की जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं? लैम्डा यूज़ करते हैं। x एज इट इज़ आ जाएगा और ये माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो लैम्डा क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये आपकी मेन इक्वेशन है, जिसको हम गवर्निंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। हमारा टास्क है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब जिन स्टूडेंट्स को सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आती है, जो कि
मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस एम यूसुफ के चैप्टर नंबर 10 में दिया है इसको सॉल्व करने का मेथड। जिन स्टूडेंट्स को वो आता है तो उनके लिए इसको सॉल्व करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये मेथड नहीं आता उनके लिए हम वो वाला मेथड करेंगे जो आपकी क्यूकेगोरी की बुक के अंदर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स पर, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे 2dx/dt के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस साइड्स पर इसके साथ मल्टीप्लाई करें d²x/dt²। ठीक हो गया, माइनस एज इट इज़ आ गया, लैम्डा के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 लैम्डा, x को एज इट इज़ रहने दे दें और dx/dt को एंड पे लिख लें। ठीक हो गया, तो हमने दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 को 2dx/dt से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई किया, एक चीज़ नोट करें, dx/dt का होल स्क्वायर, इसका अगर आप टाइम डेरिवेटिव निकालें, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो लगाएं पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। पावर शुरू में, पावर में से एक लेस, बेस की पावर में से एक लेस कर दें, 2 - 1 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। और फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस के अंदर क्या मौजूद है, dx/dt। ठीक हो गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2dx/dt। और ये क्या बन रहा है, d/dx का टाइम डेरिवेटिव, यानी कि x का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये d²x/dt²। तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो राइट हैंड साइड यहाँ पर है वो क्या बन रही है, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, जो कि किसके इक्वल बन जाती है, d/dt ऑफ dx/dt का होल स्क्वायर, यानी कि dx/dt के होल स्क्वायर के टाइम डेरिवेटिव के इक्वल ये वाली क्वांटिटी बन जाती है। और इसको इस क्वांटिटी को ऐसा बनाने के लिए हमने दोनों साइड्स पे 2dx/dt के साथ मल्टीप्लाई किया। होपफुली आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और बाकी सब चीज़ आपने एज इट इज़ लिख देनी है, -2 लैम्डा x dx/dt। ठीक हो गया, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने यहाँ पर वेरिएबल्स को अलहदा कर लेना है। टाइम वेरिएबल को आप अलहदा कर लें यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ dx/dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 लैम्डा x dx/dt dt। ठीक है, आपने dt को इधर कर दिया, चेन रूल अप्लाई करें तो फिर ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाती है, जस्ट dx बन जाती है, या तो सिंपल अल्फाज में कह दें dt से कट हो गया। वैसे कट नहीं होता, लेकिन हमने चेन रूल अप्लाई किया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट कर देना है। ठीक हो गया, तो एक चीज़ नोट करें कि अगर आप किसी वेरिएबल g का डिफरेंशियल लेते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, वही वेरिएबल g प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको एस्टेरिक कह दें। जैसा कि dx, इसका इंटीग्रल क्या होता है, x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a'। ठीक हो गया, यानी कि इसका इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। अब यहाँ पर g की जगह क्या दिया, dx/dt का होल स्क्वायर। तो जब आप इसके डिफरेंशियल का इंटीग्रल लेते हैं तो आपके पास वापस यही वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि dx/dt का होल स्क्वायर याज़। और इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, वो चूँकि दूसरी साइड पर भी आपका इंटीग्रल दिया है, इसके साथ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो हम इसके वाले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि उसको इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक हो गया, तो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये -2 लैम्डा x² डिवाइड विद 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको a कह दें। ठीक हो गया, x का इंटीग्रल आपने यूज़ किया, बस 2 और 2 कट हो जाएंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ये इक्वल होगी dx/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -λ x² प्लस a। ठीक हो गया,
तो इस 2 और 2 को आपने नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म कर देना है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो हमने अजम्पशंस की हुई हैं उनको यूज़ करते हुए आपने इस पॉइंट, इस कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। तो अब हम इस a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करना है। शुरू में मैंने आपको कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ठीक है, तो हम इसी का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। ठीक हो गया। और x = c के ऊपर ये वेलोसिटी कितनी है, 0। इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करें तो dx/dt जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और x की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 0 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा c स्क्वायर इज इक्वल प्लस a आ जाएगा। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा c स्क्वायर। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें तो आपके पास क्या सोल्यूशन आ जाता है, dx/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x स्क्वायर प्लस लैम्डा c स्क्वायर। ठीक हो गया। और यहाँ से अगर आप लैम्डा कॉमन कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू लैम्डा कॉमन आ गया तो c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। और एक चीज़ मिस है कि यहाँ पर क्या आता है, स्क्वायर आता है। इसको इक्वेशन 2 ना कह दें। अब इसके बाद आप क्या करें, dx/dt की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा मल्टीप्लाइड विथ c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने 2 केस स्टडी करने हैं, एक प्लस वाली वैल्यू का और एक माइनस वाली वैल्यू का। सपोज करें ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, केस नंबर 1। पहले केस के अंदर हम पॉजिटिव वेलोसिटी ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं। तो इस केस में आपके पास dx/dt किसके इक्वल है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लैम्डा मल्टीप्लाइड विथ c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी भी ये सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इस स्क्वायर रूट को अलग-अलग कर लें, स्क्वायर रूट लैम्डा मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक हो गया। इसके बाद आप वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो आपके पास dx डिवाइड विथ स्क्वायर रूट c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर वाले वेरिएबल्स एक साइड पे कर दिए और टाइम वाले एक साइड पे। स्क्वायर रूट लैम्डा ये कांस्टेंट है, इसको इधर ही रहने देते हैं और dt इधर कर दें। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इंटीग्रेट करें। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना कैलकुलस में, ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x/a। इसको यूज़ करें यहाँ पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर्क साइन या साइन इनवर्स ऑफ x/c। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लैम्डा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम क्या कह देते हैं, b कह देते हैं। ठीक हो गया। तो हमने इसको b कह दिया। अब इसके बाद हमने एक और बाउंड्री कंडीशन यूज़ करनी है और वो हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे। वो ये कि सपोज करें कि पार्टिकल जो है वो टाइम t = 0 के ऊपर, यानी कि इनिशियली कहाँ से रिलीज़ हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन से, c से। ठीक हो गया। तो एज्यूम करें कि एट t = 0 x = c। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी यहाँ कर दी। तो इस कंडीशन को यहाँ पर यूज़ करें
ये आपकी इनिशियल कंडीशन बन रही है, तो यूज़ करते हैं और आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह c आ जाएगा, c/c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लैम्डा मल्टीप्लाइड, अच्छा टाइम 0 है, प्लस b, तो ये चीज़ तो हो गई सारी 0, तो b आपके पास क्या आ गया, साइन इनवर्स c/c जो कि साइन इनवर्स 1 बन जाता है, साइन इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, π/2, तो ये आपका b जो है कितना आ गया, π/2, और इसको यहाँ पर आप पुट करेंगे इस जगह के ऊपर, तो आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x/c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लैम्डा मल्टीप्लाइड विद t प्लस b की वैल्यू आ जाएगी जो कि π/2 के इक्वल है। अब यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x/c इज इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट लैम्डा t प्लस π/2। ठीक हो गया, c को आप यहाँ से ख़त्म कर दें, दोनों साइड्स पर c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपकी नई इक्वेशन आ गई है। अब आपको पता है कि साइन थीटा प्लस π/2 जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करें, यानी कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, तो वह अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, c साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, वो फार्मूला यूज़ करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर रूट लैम्डा t, क्योंकि कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है इसकी वजह से। तो ये हमारी रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन था जो हमने शुरू में बताई है। ठीक हो गया, इसके अंदर जो ये c है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सट्रीम पोजीशन के डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन, और इसको आप क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन के केस में आप इसको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक हो गया, अब हमने केस नंबर 2 डिस्कस करना है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, सिर्फ उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैं उसको यहीं पर कर लेता हूँ, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक हो गया, प्लस माइनस आ रहा था ना इससे पिछली वाली इक्वेशन में, तो प्लस वाला केस जो है वो हमने केस 1 में ले लिया और केस 2 के अंदर हमने कौन सा ले लिया, माइनस वाला ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, यही वाली कंडीशंस आपने दोबारा से यूज़ करनी है। यहाँ पर माइनस आ जाता है, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई किया 0, तो b आपके पास दोबारा से π/2 आ जाएगा। लैम्डा के साथ क्या मौजूद था, माइनस मौजूद था, तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, दोबारा से माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से इस फार्मूले को दोबारा लगाएं तो आपके पास कॉज ऑफ माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा t आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि कॉज ऑफ माइनस x जो है वो कॉज x होता है, जिसकी वजह से आपके पास दोबारा से x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, c कॉज स्क्वायर रूट लैम्डा t के, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि प्लस और माइनस दोनों केसेस में x का यही आंसर आता है। ठीक है, याद रहेगा ये वाला आंसर हमारे पास कब आया, जब हमने ये वाली कंडीशन यूज़ की है कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहाँ पर मौजूद था, x इक्वल टू c। अगर हम कंडीशन क्या यूज़ करें, t इक्वल टू 0 के ऊपर सपोज करें कि पार्टिकल x इक्वल टू 0 के ऊपर मौजूद है, यानी कि इनिशियली पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, तो फिर इस केस में आपके पास, सॉरी यहाँ पर c भी था, x जो है वो क्या हो जाएगा, c साइन स्क्वायर रूट लैम्डा t। इसी तरह से अगर आप किसी और पॉइंट पर अपनी बाउंड्री कंडीशंस लें, इनिशियल कंडीशंस लें, तो फिर इस केस में आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे। सही होगा, होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम जनरल मोशन पर आते हैं। इसके लिए हमें फिर मैथमेटिकल मेथड्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए, चैप्टर नंबर 8। अगर नहीं भी आता तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूंगा। जनरल मोशन
हमारी जो गवर्निंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन थी वो क्या थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। ठीक हो गया। हमने क्या बनानी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे आती है, सपोज करें कि हमारे पास एक इक्वेशन है ए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस सी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। तो इस केस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, ई और कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल डालें, एम कह दें उसको, एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है तो एम स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है तो एम पावर 1, कोई डेरिवेटिव अपीयर नहीं हो रहा यानी खाली एक्स वाली क्वांटिटी है तो फिर एम की पावर 0 जो कि 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करें तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। फिर हमने क्या करना होता है, इस इक्वेशन की रूट्स फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है। तो ये आपके पास इसकी रूट्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, यानी कि एम की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक हो गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एम इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा एक्स, बल्कि एक्स नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन थी ये, तो एक्स नहीं आएगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा और स्क्वायर रूट के अंदर 1 यानी -1 आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है। ठीक है। अगर ये कम्प्लेक्स नंबर होता है यानी कि एम जो है वो किसके इक्वल हो, ए प्लस माइनस आयोटा बी, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आ रही हों जो रूट्स हैं, तो इस केस में आपके पास जो जनरल सोल्यूशन बनेगा x का वो क्या बनेगा, x ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर में रियल पार्ट मल्टीप्लाइड विथ t होल मल्टीप्लाइड विथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 या a कह दें, a, उसके बाद cos स्क्वायर रूट, आगे क्या लगेगा, जो आपकी इमेजिनरी पार्ट है वो b मल्टीप्लाइड विथ t प्लस a साइन स्क्वायर रूट b और फिर t। इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करें। अब यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट मौजूद नहीं है तो फिर a 0 हो गया, इस केस में e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करें तो आपके पास x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, या x ऑफ t किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर 0 वो ना लिखें, फिर a cos स्क्वायर रूट क्या ही लैम्डा t, और फिर इसके बाद ये आपका इमेजिनरी पार्ट क्या था, स्क्वायर रूट लैम्डा, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर रूट लैम्डा लिखा है, और फिर प्लस b साइन स्क्वायर रूट लैम्डा t। तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये आपके पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया। तो उस इक्वेशन, सॉरी, इस इक्वेशन की ये जनरल सोल्यूशन है। तो जो अभी हमने सॉल्यूशंस निकाले थे, x की वैल्यू क्या निकाली थी, x इज इक्वल टू सी कॉस स्क्वायर रूट लैम्डा टी, ये हम इससे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कंडीशंस हमें दी हुई थी वो यूज़ करते हुए, यानी कि t इक्वल टू 0 के ऊपर आपका डिस्टेंस कितना है, x इक्वल टू 0। ठीक है। यानी कि x ऑफ 0 इज इक्वल टू c को यूज़ करते हुए, और फिर उससे आपके पास क्या आएगा, उससे आपके पास a की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो इसको ज़रा यहाँ पर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x ऑफ 0 t इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करें तो x क्या हो जाएगा, c इज़ इक्वल टू a,
और यहाँ पर t 0 पुट किया तो फिर cos 0 जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा, और फिर प्लस b मल्टीप्लाइड विथ साइन t की जगह 0 तो 0 बन जाएगा, तो ये सारी 0 होगी। a जो है यहाँ से आपके पास क्या आ गया, c आ गया। ठीक हो गया। b की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है, और फिर कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी की कंडीशन। ठीक है, x इक्वल टू c के ऊपर वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, वो कंडीशन, इसका डेरिवेटिव निकालें। डेरिवेटिव निकालने के बाद आप क्या करें, ये कंडीशन यूज़ करें तो आपके पास b जो है वो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये बुक पे नहीं दिया, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। b इक्वल टू 0 आएगा तो फिर इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो x ऑफ t जो आपके पास क्या आ जाएगा, a आपके पास c आया था, c cos स्क्वायर रूट लैम्डा t प्लस b जो है वो 0, तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।